Question 62. Let's see what the question says. Let alpha, beta, gamma, delta belongs to integral values है, and let A is alpha, beta, B is 1, 0, C is gamma, delta, and D is 1, 2 be the vertices of a parallelogram ABCD. If AB is root 10 and the points A and C lie on the line 3y equal to 2x plus 1, then twice of alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to. ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, मुझे 4 पॉइंट्स गिवन है जो एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं ए बी सी डी. ओके, और इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है. ए इज अल्फा बीटा, बी इज 1, 0, C is gamma delta, and D is 1, 2. ये चारों कोऑर्डिनेट्स गिवन है. एंड द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम इफ AB is root 10, ये जो लेंथ है ना, ये root 10 गिवन है, एंड द पॉइंट AC lie on the line. AC कौन सा है? ओके, AC lie on the line. ये जो लाइन है and the points AC lie on the line 3y equal to 2x plus 1. इस लाइन पे लाई करता है. Then find the value of twice of अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा. इसकी वैल्यू निकाल देंगे. क्वेश्चन समझ आया सबको? चार वर्टिसेस पैरेललोग्राम का दिया हुआ है. ये बोला गया है कि ये जो पॉइंट ए और सी है इस लाइन पे लाई करता है, और ये जो लेंथ है ए बी और रूट 10 है. ठीक है, और चार में से दो अननोन वर्टिसेस है, दो नोन वर्टिसेस. फाइन, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी. आप लोग ट्राई कीजिए कैसे करना है, विच एवर वे यू वांट टू डू. आई कैन गिव यू अ हिंट कि इसका एक तरीका है, अगर आप क्रैक कर सकते हैं ना, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है. अगर आप कर सकते हैं तो 2 मिनट में इसका सोल्यूशन आ जाएगा. दैट्स व्हाट आई कैन से. अदरवाइज आप स्टैंडर्ड तरीके से भी कर सकते हैं. ठीक है, बोथ द वेज ऑफ फाइन. आप एक बार ट्राई करके देखिए. आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. यू कैन यूज दैट प्रॉपर्टी.
कितना हो रहा है? ये देखिए, अगर ये डायगोनल में ज्वाइन करता हूं तो क्या मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल पाऊंगा? अगर इन डायगोनल्स को ज्वाइन किया मैंने डी और बी को, तो क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला? राइट, कितना आएगा? 1 + 1/2 यानी 1, 2 + 0/2 यानी 1। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये जो पॉइंट है ये ए और सी का भी मिड पॉइंट है। राइट, ए और सी का अगर मिड पॉइंट है तो कैन आई राइट अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2 इक्वल टू दिस x कोऑर्डिनेट। राइट, so it becomes alpha plus gamma equal to 2. Similarly, I can write beta plus delta divided by 2 equal to 1, y coordinate. हाँ या ना? So this becomes beta plus delta equal to 2 क्रॉस मल्टीप्लाई। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 4। मुझे क्या चाहिए इसका? ट्वाइस। ठीक है, आगे आंसर। इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। राइट, सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन से ही आंसर आ गया। गॉट इट एवरीवन? ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 61। The vertices of a triangle ABC which are given, the vertices of a triangle ABC are this. A new triangle is formed by shifting the sides of a triangle by 1 unit inwards. Then the equation of the side of the new triangle nearest to origin is. ठीक है, क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि vertices of a triangle are ABC. एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस हैं ए बी सी। ए कितना गिवन है? -1 3, -2 2 एंड सी इज 3 -1। अ न्यू ट्राइंगल इज फॉर्म। अच्छा, ये मेरा एबीसी ट्राइंगल हो गया। यहां तक समझ आया क्या हुआ? ट्राइंगल ड्रॉ किया बस। अ न्यू ट्राइंगल इज फॉर्म बाय शिफ्टिंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बाय 1 यूनिट्स इनवर्ड। अब एक नया ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। कैसे? ये जो साइड्स है ना तीनों, इसको इनवर्ड एक एक यूनिट हम पुश कर लेते हैं। ठीक है, सो एक मान लीजिए एक यूनिट है, इस तरह से एक रफ साइड नया ट्राइंगल बना, हमने एक एक यूनिट अंदर किया। समझ आया क्वेश्चन? Then the equation of the side of the new triangle nearest to the origin. अब इसके ये 3 साइड्स बने जो न्यू ट्राइंगल है, कहीं पे तो यहाँ पे ऑरिजिन होगा। आई डोंट नो वेयर, मे बी इनसे इन कोऑर्डिनेट्स से थोड़ा गेस कर सकता हूँ, बट दैट्स इररिलेवेंट, हमें उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ऑरिजिन ये है, मान लीजिए सपोज। तो अभी ये नया ट्राइंगल बना है, इन नए ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स है, इसमें से क्लोजेस्ट साइड ऑरिजिन का कौन सा है ये निकालना है। उसका क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है। Then the equation of the side. क्वेश्चन समझ आया सबको? ओके, तो कैसे अप्रोच करना चाहिए? एनी सजेशंस? बिकॉज़ दैट इज द मेन थिंग। एक बार हमें अप्रोच पता लग जाए तो सॉल्व तो कर ही पाएंगे। अच्छा, अभी फॉरगेट अबाउट द फैक्ट कि हमने एक एक यूनिट अंदर मूव किया और नया ट्राइंगल बनाया। हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो है एग्जिस्टिंग ट्राइंगल, जो ओरिजिनल ट्राइंगल है,
उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, क्या हम वो निकाल सकते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। ओरिजिन मतलब 0 0 हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² प्लस b²। याद है ये डिस्टेंस फॉर्मूला? ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू अ लाइन। ठीक है, सो इस पॉइंट से मैं तीनों लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूं, राइट? उसके बाद क्या करना है कि हम and you triangle formula shifting the sides of triangle by 1 unit inverse। हाँ, तो एक बार मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाता है इसका, क्या मैं सोच रहा हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की जरूरत। देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको इन तीनों का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, वो ध्यान रखिए। इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास तीनों पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट से आपको तीनों लाइन के इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। उसके बाद जब हम एक एक यूनिट शिफ्ट करते हैं, हमें बस ये पता लगाना है कि एक यूनिट कम होने के बाद कौन सा लाइन सबसे नियरेस्ट होगा और उस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, राइट? तो सबसे पहले क्या कीजिए, इन तीनों लाइन का ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के बाद आप देखिए कौन सा लाइन ओरिजिन के सबसे पास है। गॉट इट? अगर ओरिजिन के सबसे पास वाला लाइन मिल गया, उसमें से आप 1 यूनिट कम करेंगे उसका नया डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, 1 यूनिट कम करने के बाद जो नया डिस्टेंस आएगा, दैट वो जो डिस्टेंस होगा वो जिसका सबसे शॉर्टेस्ट होगा, दैट वुड बी आवर लाइन, और उसी का हम इक्वेशन निकालेंगे। गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि पहले तीनों का इक्वेशन निकालिए, फिर उसका डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, प्लीज स्टार्ट डूइंग इट।
प्लीज देखिए इक्वेशन आ रहा है कि नहीं। आ गया। अब ईच इक्वेशन का अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले ओरिजिन से, तो जो डिस्टेंस आएगा वो मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ये प्लीज चेक कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस होगा, इसका ये डिस्टेंस होगा और इसका कुछ ऐसा डिस्टेंस होगा यहाँ। ठीक है, अब जो स्टेप है ना वो बहुत क्रिटिकल स्टेप है। अब हम एक एक लाइन, इस लाइन को एक एक यूनिट अंदर लेके जाएंगे। तो अगर मैं इस लाइन को एक यूनिट अंदर लेके गया, सबसे पहले कौन सा लेते हैं, एसी लेते हैं। एसी कौन सा है, एसी, ये रहा। एक यूनिट अंदर लाया तो ये ओरिजिन से पास आया या दूर गया, पास आया, राइट। पास आया तो जो नया डिस्टेंस हो जाएगा d1, क्या वो √2 - 1 होगा। ठीक है, फिर AB कहाँ है, AB ये रहा। इसको मैं एक यूनिट इधर लेके आया, फिर ये ओरिजिन से पास आया, दूर गया, पास। ये लाइन है ओरिजिन के पास आ गई। ठीक है, तो ये नया डिस्टेंस हो जाएगा √2 - 1। ठीक है, तीसरा है नहीं, हाँ, BC को मैं एक यूनिट अंदर लेके गया तो ये ओरिजिन से पास आया, ओरिजिन के दूर गया, ओरिजिन के दूर जाएगा। जो BC होगा ना, जब मैं इंटरनली शिफ्ट कर रहा हूँ टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ ट्राइंगल, तो ओरिजिन से एक यूनिट दूर चला जाएगा, यानी इसका जो डिस्टेंस है वो +1 हो जाएगा। गॉट इट। सो अब इन तीनों ऑप्शन में देखो, ये तो इन दोनों से बड़ा है क्योंकि इसमें तो ऐड हो रहा है। इन दोनों ऑप्शन में कम डिस्टेंस कौन सा है, ऊपर वाला, ये √2 - 1, यानी AC जो है वो नियरेस्ट लाइन टू द ओरिजिन है। ठीक है, बट इज इट द इक्वेशन वी आर लुकिंग फॉर, नो। व्हाट इक्वेशन आर वी लुकिंग फॉर, जो अंदर मूव करने के बाद जो इक्वेशन आएगा। ठीक है, सो AC का इक्वेशन अभी x + y = 2 इस लाइन का है। जब मैं इसको एक यूनिट अंदर मूव कर दूंगा तो ये लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, इसके पैरेलल होगा लेकिन अंदर आ जाएगा एक यूनिट। पैरेलल होने से फायदा क्या होता है कि ये जो x एंड y का कोएफिशिएंट है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, सो जो इंटरनल मूवमेंट के बाद जो नया इक्वेशन बनेगा उसको कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x एंड y को मैंने सेम रखा कोएफिशिएंट वाइज, लेकिन इसका कांस्टेंट जो पहले 2 था चेंज होकर c हो गया। ठीक है, और c की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस मूव हुआ है ना ये 1 यूनिट है, राइट। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। उससे हम क्या करेंगे, c की वैल्यू निकाल लेंगे, और c की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये इसका इक्वेशन आ जाएगा। आप लोग ट्राई करेंगे ये पार्ट, लास्ट पार्ट ट्राई करके देखिए, बताइए आंसर क्या है।
हो रहा है नहीं हो रहा? नहीं, अटक गए। जो ओरिजिनल लाइन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसको एलएचएस में लाएंगे -2 हो जाएगा, राइट? सो मॉड ऑफ -2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1² प्लस 1², यानी √2। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल लाइन यानी इसका डिस्टेंस हो गया। अब जो नया लाइन है जो अंदर की तरफ है, इसका डिस्टेंस क्या आएगा? इसको मैं माइनस कर दूंगा, मॉड ऑफ -c डिवाइडेड बाय √2। ये समझ आया? ये नए लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। ये जो x एंड y कंपोनेंट है वो जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है 0 0 होता है, तो यहाँ पे ये जीरो बैठ जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन आई एम यूजिंग फॉर फाइंडिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, राइट? जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में लिखा था। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1, राइट? हो गया बस। आप मॉड हटाइए 2 - c इक्वल टू √2, तो c हो जाएगा 2 - √2। ये c की वैल्यू आ गई। ये समझ आया कि नहीं क्या किया मैंने? तो c की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, x प्लस वाई। अब इक्वल टू c की जगह c को मैं LHS में ले आ रहा हूँ, तो -2 - √2 इक्वल टू 0। ये आ जाएगी क्वेश्चन, ठीक है, विच इज ऑप्शन डी। समझ आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ आ रहा तो एक बार घर जाके भी ट्राई करना, डाउट हो तो पूछना, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहे हैं लेट 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन इंटरसेक्ट्स द लाइन 3x plus 4y equal to 12 at point P and Q. ओके, ये ओरिजिन है, ये लाइन है 3x plus 4y equal to 12। अब क्वेश्चन कह रहा है let 2 straight lines drawn from origin intersects the line 3x plus 4y equal to 12 at point P and Q such that triangle OPQ is an isosceles triangle। ओके, यहां से 2 लाइन ड्रॉ करना है और मान लीजिए ये एक पॉइंट हो गया P और ये हो गया पॉइंट Q, ठीक है? सच दैट ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड एंगल POQ इज 90 डिग्री। POQ ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री, ठीक है? अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो आइसोसेलेस की वजह से ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है? इफ I इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर, ये एक I करके इन्होंने डिफाइन किया है। OP स्क्वायर क्या है? OP स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर का समेशन है। देन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू y, मतलब ये निकालना है j फॉर 5, इसकी वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, अभी ये दिया हुआ है कि एक लाइन गिवन है मुझे, उसका इक्वेशन ये है। ऑरिजिन से हमने 2 लाइंस ड्रॉ किए जो इस गिवन लाइन को P और Q में कट करता है। P और Q में कट करता है, इस तरह से कट करता है कि जो एंगल P और Q है वो 90 डिग्री है एंड OP इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये हो गया 45, ये भी हो गया 45, राइट? अब हमें पता लगाना है कि इसकी वैल्यू क्या है और उसका जिफ क्या होगा। कैसे करेंगे? एनी आइडियाज ऑफ अप्रोच एट लीस्ट? OP का, ओके, OP का स्लोप कैसे निकालेंगे? क्या है इसका स्लोप? -a/b -3/4, देख के पता चल जाना चाहिए। याद है -a/b स्लोप, ठीक है? इसका स्लोप मुझे पता है, इसका स्लोप क्या मैं निकाल सकता हूँ? बट स्लोप निकाल के करेंगे क्या?
या इसकी इक्वेशन ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट या देखिए इस लाइन का स्लोप पता है मुझे, इस लाइन और इस लाइन का बीच का एंगल पता है मुझे, राइट? तो tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला यूज करके क्या मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ, राइट? इसमें ध्यान रखिए मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा, आप प्लस माइनस से जो दो वैल्यूज आएंगे वो इसका वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू आएगा, आपको सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए अभी के लिए, तो सिर्फ प्लस कंसीडर करके सॉल्व कीजिए, माइनस अभी के लिए मत लीजिए, ठीक है? प्लस कंसीडर करके सॉल्व करेंगे तो इसका जो स्लोप है m1 वो आ जाएगा। स्लोप आने का बेनिफिट क्या हुआ कि इस लाइन का एक पॉइंट आपको पता है विच इज 0 0 और इसका स्लोप भी पता है, तो इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा आपको। गॉट इट एवरीवन? इस लाइन का इक्वेशन मिल गया, इस लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी है, क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल पाएंगे आप, राइट? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा तो ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा बाय द वे ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम होंगे, दोनों आइसोसेलेस है, तो अगर ये वैल्यू a है तो ये वैल्यू भी a होगा, राइट? अगर ये दोनों a है तो ये वैल्यू क्या होगा एज पर पाइथागोरस, √2a, समझो? सो अगर आप सिर्फ ये वैल्यू निकाल लेंगे ना OP, तो आपके तीनों साइड्स के वैल्यूज आ जाएंगे, आपको अलग से और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ठीक है? सो OP स्क्वायर निकाल पाएंगे, OQ स्क्वायर निकाल पाएंगे और PQ स्क्वायर भी, तीनों निकल जाएंगे, तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। एक्चुअली ये जो आप OP डिस्टेंस निकालेंगे ना, वो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है आप लोगों को? OP वुड बी इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होगा, राइट? सो यहाँ पे आप सीधा OP स्क्वायर करके रूट ही हटा दीजिए, रूट करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आपको OP स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी शुड प्रोग्रेस? इतना समझ आ रहा है? प्लीज ट्राई, हम करके देखें।
कुछ आगे बढ़ा। स्लोप के वैल्यू, अच्छा ठीक है, इसके स्लोप का वैल्यू तो आ गया, इसका हाँ, ये तो tan 45 होगा, ये तो 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। 60 है। इसका 1/7 आ रहा है स्लोप, इसका स्लोप 1/7 आ रहा है। आ गया सबका? इसका इक्वेशन नहीं आ रहा, अच्छा ये कैलकुलेट करके आ जाएगा, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, इसमें कुछ है नहीं। इसका स्लोप 1/7 आएगा तो इसका इक्वेशन निकाल पाएंगे। इसका इक्वेशन ओरिजिन से, तो इसका इक्वेशन स्ट्रेट होगा y = 1/7x, ये y = mx, x - 0 y - 0, ठीक है। इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन अवेलेबल है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के फटाफट। आया गंदा सा है कुछ? ओके, लेट मी सी क्या है वो। 84/25, 12/25, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P आ गया। लॉजिक समझ, कैलकुलेशन आप करते रहिएगा, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। लॉजिक समझ आ रहा है ना सबको? क्या अब तो OP² निकल सकता है ना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके 84/25 - 0 + 12/25 - 0 होल स्क्वायर, ऑब्वियसली हाँ या ना। तो OP² कितना होगा? 84/25 होल स्क्वायर प्लस 12/25 होल स्क्वायर, ये होगा OP²। ऐसे लग रहा है सब सो ही जाएंगे अब, बस आधा मिनट और दूर हो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब इज इट मेकिंग सेंस टू यू? चल क्या रहा है क्लास? आपको ठीक है कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, बट ये समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इससे मैं आपको फिर OP² की भी वैल्यू बता ही देता हूँ, क्योंकि इट्स टू मच ऑफ कैलकुलेशन। यस, इसका आंसर है 288/25। इसको सॉल्व करेंगे तो OP² ये आएगा 288/25, ठीक है। बट इज दैट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर? नो, वी आर लुकिंग फॉर दिस। सो व्हाट इज दिस? OP² अगर मेरा A² है, सो दिस इज A² + A² + √2a का होल स्क्वायर है, 2a², दैट इज I = 4 of A²। ये 4 of A² है, राइट? ये समझ आया कैसे किया मैंने? A² + A² + √2a का होल स्क्वायर, A² + A² + √2a, ये वाला वैल्यू। इसका होल स्क्वायर, ठीक है, यानी 4a², यानी उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, तो I हो जाएगा 4 टाइम्स 288/25, विच इज इक्वल टू 46.08 I की वैल्यू आ रही है। बट हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जिफ ऑफ I, यानी 46। प्लीज घर पे ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे सब कुछ। क्वेश्चन का फ्लो समझ आएगी नहीं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आप यही देखेंगे, मेजरली आपको इक्वेशन ही निकालना पड़ रहा है, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। If A is equal to the variable points of the area of the locus. Okay, this is an easier one. बस इसमें एक फॉर्मूला होगा जो आपको पता नहीं होगा, फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन खुद करना है, बिकॉज इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं। ओके, सो क्वेश्चन सेज 59, A and B are the 2 points, B 2 points and P be a variable point above the line AB। ठीक है, ये एक A पॉइंट है मेरे पास -1 1, एंड एक B पॉइंट है which is 2 and 3, ठीक है, and P be a variable point above the line AB। इसके ऊपर कोई P पॉइंट है वेरिएबल which is above AB, such that the area of triangle PAB is 10। ये जो ट्राइंगल फॉर्म होगा इसका एरिया है 10।
Okay, if the locus of P is ax plus by equal to 15, इसका जो लोकस है, लोकस मतलब पता है ना, क्योंकि P शिफ्ट हो सकता है, 10 मतलब एक ही पॉइंट्स डाल के 10 नहीं आएगा, मल्टीपल पॉइंट से 10 आ सकता है एरिया। ठीक है, इसका जो लोकस है वो गिवन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 15, ये इसका लोकस गिवन है। देन 5a प्लस 2b इज व्हाट, 5a प्लस 2b की वैल्यू निकालनी है कितना। ठीक है, बेसिकली लोकस का क्वेश्चन है, लोकस का फॉर्मूला निकालना है। एक बार लोकस का फॉर्मूला निकल जाएगा तो इससे कंपेयर कीजिए, कंपैरिजन से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ आया ना? तो जब भी लोकस निकालना होता है तो हम पॉइंट को क्या कंसीडर करते हैं, एच एन के। ठीक है, अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स के वर्टिसेस प्रेजेंट है, क्या मैं उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ? डू यू नो एनी फॉर्मूला? बड़ा फॉर्मूला राइट, ये ना हम डिटर्मिनेंट के चैप्टर में भी पढ़ने वाली है फॉर्मूला, तो आपको मैं डिटर्मिनेंट के तरीके से बता दूं, याद रखने का तरीका, वो याद रखने में आसान होता है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ, ये जो तीनों हमारे कोऑर्डिनेट्स है ना, उसको एक के नीचे एक लिख दीजिए, एच के -1 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, और एक और लास्ट रो और लास्ट कॉलम में 1 1 1 डाल के छोड़ दीजिए। ये डिटर्मिनेंट का एक फॉर्म होता है जो अभी तक पढ़ा नहीं आपने, लेकिन पढ़ेंगे आगे जाके। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्पेसिफिक फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, इसको याद रखना क्योंकि आसान है। तीनों वर्टिसेस को एक के नीचे एक लिख दीजिए। इट डजंट मैटर कि आपने ऑर्डर क्या रखा, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। वर्टिस वो सबसे ऊपर वाला ऊपर लिखना, ऐसा कुछ नहीं, नीचे भी लिख सकते। ठीक है, अब जो लास्ट कॉलम होगा वो 1 1 1 होगा, ये स्टैंडर्ड। इसके बाद ना इस डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओपन करने के बाद जो फॉर्मूला बनता है वही फॉर्मूला आपने रटा होगा। ठीक है, उसको रटने से अच्छा इसको लॉजिकली समझिए। ये जो फर्स्ट रो है, इसको हर एक को हम एक साइन असाइन करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस ऐसे ऑल्टरनेट। अब बाहर का जो हाफ है ये तो ऐसे ही रहेगा। अब मैं सबसे पहले इस एच को ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने इस एच को लिखा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो इसको मैं हाइड कर दूंगा, इसको मैं यूज नहीं करूंगा, सिर्फ ये 4 वैल्यूज यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी 1 × 1 - 3 × 1। गॉट इट? फिर सेकंड होगा, ये तो h पॉजिटिव था इसलिए इसके सामने पॉजिटिव साइन है। ये k के साथ मैंने नेगेटिव असाइन किया था तो -k लिखूंगा। ठीक है, अब ये k यूज किया तो ये वाला कॉलम हाइड हो जाएगा, ये वाला रो हाइड हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी -1 × 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा, -2 × 1। समझ आया क्या करूंगा? उसके बाद थर्ड वाला जो है ये प्लस के साथ है, यानी इसको मैं लिखूंगा +1। अब ये वाला मैंने एलिमेंट पिक किया तो ये कॉलम और ये रो हाइड करेंगे, तो ये 4 डेटा यूज करेंगे हम। इट विल बिकम -1 × 3 -2 × 1। ठीक है, आपने जो फॉर्मूला याद किया था वो ये वाला फॉर्मूला याद किया था डायरेक्ट। ठीक है, सो आई सजेस्ट कि आप ऐसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के फिर इसको एक्सपैंड कीजिए, वो ज़्यादा आसान है याद रखना। आपने शायद ये पहली बार देखा एक्सपेंशन, इसलिए मे बी देयर इज सम कंफ्यूजन, बट आगे जाके आप इतना डिटर्मिनेंट यूज करेंगे तो ये रट जाएगा आपको। इट्स लाइक टेक वॉक फॉर यू। ठीक है, तो इसको याद रखें। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे गिवन है 10, तो आपको एच एंड के में क्या मिलेगा? इक्वेशन। यहाँ पे एक h वेरिएबल है और एक k वेरिएबल, तो एच के का इक्वेशन मिलेगा। एच एंड के इक्वेशन को लोकस में कैसे चेंज करते हैं? h को x से रिप्लेस कीजिए, k को y से, लोकस मिल जाएगा। कंपेयर कीजिए, a और b की वैल्यू आएगी, a और b की वैल्यू यहाँ पुट करके आंसर बताइए। दिस इज एन इजी वन, कीजिए फटाफट।
कहीं पे फंस रहा है? हाँ ऐसे ही कुछ होगा, रुको मुझे देखने दो क्या होता है एक्चुअली। देखो -2h नहीं, -3 के नहीं होगा ये, +3 के होगा, इक्वल टू 25 होगा। ये तुम्हारा 0 आ रहा है ना, ये 25 होगा, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया। देखो -2h + 3 के इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए, आ रहा है? फिर इसके साथ कंपेयर कीजिए, कैसे कंपेयर करेंगे बताइए? सबसे पहले तो h एंड k को x एंड y पे चेंज कीजिए, उसके बाद इंश्योर कि आपके कांस्टेंट वैल्यू सेम है। ऐसे डायरेक्टली x एंड y कंपेयर मत कीजिए, कोएफिशिएंट को RHS सेम होना चाहिए ना, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे, या फिर LHS कोई एक सेम होना चाहिए, ठीक है? सो अगर इसके RHS में 25 आ रहा है, इसके RHS में 15 है, इसको 15 कर सकते हैं। कैसे करेंगे 15? पहले टोटल डिवाइड बाय 5 कीजिए, फिर इंटू 3 कर दीजिए, 5 हो जाएगा, फिर इंटू 3 दोनों साइड कीजिए। उसके बाद जो कोएफिशिएंट्स बनेंगे x एंड y के, उसको a एंड b से कंपेयर कीजिए, ठीक है? और बताइए क्या वैल्यू आ रहा है a एंड b का। हाँ ठीक है, ए बी का वैल्यू आ गया, आंसर डी आ गया सबका। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ए बी एंड एसी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर। ओके, दो साइड गिवन है, एक ट्राइंगल ए बी सी का, ए बी सी, 4x plus y equal to 14, 3x minus 2y equal to 5. इन दोनों साइड्स का इक्वेशन गिवन है। The point 2 minus 4/3 divides the third side BC internally in the ratio 2:1. BC को 2:1 में रेशियो में डिवाइड करता है ये पॉइंट डी, जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 2 minus 4/3, ठीक है। अब ढूंढना क्या है, देन द इक्वेशन ऑफ द साइड BC। अब इस साइड का इक्वेशन, ये तो सिंपल क्वेश्चन, समझ आया? ट्राइंगल गिवन है, दो साइड्स के इक्वेशन गिवन है, थर्ड साइड में एक पॉइंट डी गिवन है जिसका इंटरनल डिवीजन हो रहा है 2:1 रेशियो, जो बीसी को इंटरनली 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब बोल रहा है कि बीसी का इक्वेशन क्या है, बताओ। दिस इज डूएबल राइट, इसमें तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं। कैसे करेंगे बताइए? क्या हम पॉइंट बी, इसके पॉइंट्स को अज्यूम कर सकते हैं? हमने एक आई शुड नॉट से शॉर्टकट एक स्टेप स्किप करके सीखा था कि मैं पॉइंट बी को मान लीजिए x1 अज्यूम करता हूँ, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ राइटिंग y1 आई कैन डायरेक्टली राइट y यहाँ से कैलकुलेट करके 14 minus 4x, ऐसे लिख सकता हूँ b को। गॉट इट? अब c को भी ऐसे लिख सकते हैं,
बेसिकली इस लाइन इक्वेशन को यूज करके ही मैंने लिख दिया। यहाँ पे एक अगर x2 लिखता हूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा 5 प्लस, अरे क्या निकाल रहा हूँ मैं, हाँ 5 माइनस 3x1 अपॉन 5 माइनस 3x1 अपॉन माइनस 2, ये मेरा y2 हो जाएगा 3x2। समझ आया? क्या आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करके x1 और x2 का 2 से इक्वेट कर सकते हैं और इस x1 और इस x2 का -4/3 से इक्वेट कर सकते हैं? तो आपको x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी, 2 पॉइंट्स की वैल्यू आ जाएगी, तो इक्वेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, करके बताइए फटाफट क्या आंसर है। किसी को डाउट है? ए बी और यहाँ पे एक पॉइंट आर है जो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर वुड बी m टाइम्स b का। अगर ये x2 y2 है और ये x1 y1 है a कोऑर्डिनेट, तो m टाइम्स x2 एंड n टाइम्स x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा नहीं है क्या हमने? पढ़ा है ना, ओके। एज लॉन्ग एज पढ़ा है दैट्स फाइन, अगर भूल गए तो इट्स ओके। सिमिलरली m y2 प्लस n y1 अपॉन n प्लस n, ये होता है जब हम इंटरनली डिवाइड करते हैं। जब यही पॉइंट r अगर मान लीजिए बाहर बैठे हुए, यहाँ पे सेम लाइन पे ही बैठा है आगे एक्सटेंड करके, लेकिन बाहर है तो वो एक्सटर्नल डिवीजन होता है, उसमें ये माइनस हो जाता है बस, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट यहाँ पे इंटरनल यूज करना तो इंटरनली बताओ।
हुआ किसी का वर्क इन प्रोग्रेस एटलीस्ट। सर एक्शन का वैल्यू क्या है? एक्शन का वैल्यू -2 है। 10 and -2 हाँ। Which question is this? 8. 10 किस कोऑर्डिनेट बी की बात करोगे? 4 and -2 आ रहा है। C is 1 and -1. प्लीज वेरीफाई कीजिए आपके बी और सी का कोऑर्डिनेट ये आ रहा है, बट आपका आंसर मैच कर गया। अच्छा ठीक है, ये क्यों नहीं आ रहा है? एज इन सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाए? हाँ ये आ रहा है, हाँ ये वाला नहीं आ रहा है। हो गया, आंसर आ गया सबका, या एटलीस्ट कुछ प्रोग्रेस हो गया। ये दोनों पॉइंट्स आए कि नहीं, इसमें कोई डाउट है किसी को? यहाँ पे कोई डाउट है या नहीं है? नहीं है, ओके आगे बढ़ सकते हैं फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 57। द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x + 5y = 20 in the first quadrant is trisected by the line L1 and L2 passing through the origin. The tangent of an angle between L1 and L2. ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें सिर्फ क्या कहते हैं ना, शब्दों का हेरफेर है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आप ये क्वेश्चन बिफोर आई एक्सप्लेन आप 2 मिनट ट्राई करके देखिए आपसे होता है कि नहीं, एटलीस्ट आप एक रफ इसका फिगर बना हुआ देखिए और मुझे ये बताइए कि ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या होता है। जैसे बाइसेक्टेड का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, इसको दिमाग में रखते प्लीज इस क्वेश्चन का फिगर फॉर्म कीजिए। Yes, 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 yes.
देखिए क्वेश्चन में ऐसा है, ये लाइन गिवन है, इसका इक्वेशन गिवन है, ऑरिजिन से दो लाइन इस तरह से ड्रॉ किया गया L1 एंड L2 कि इस लाइन को ट्राइसेक्ट करते हुए गया, यानी ये तीन इक्वल पार्ट्स में। गॉट इट। अब हमें पता लगाना है कि ये जो एंगल सब्टेंड हो रहा है L1 और L2 के बीच में, इसका टैन वैल्यू क्या है, टैंजेंट क्या है, टैन थीटा निकालना। टैन थीटा निकालने का सबसे अच्छा आसान तरीका क्या होता है, स्लोप यूज करते हैं। अगर इसका स्लोप पता चल जाए, इसका स्लोप पता चल जाए कि आप टैन थीटा निकाल सकते हैं बीच का, राइट। इसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, एक पॉइंट मुझे पता है ओरिजिन, एक और पॉइंट पता चल जाए तो निकल जाएगा स्लोप, राइट। एक और पॉइंट कैसे पता लगा सकते हैं, इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन, बट क्या हम निकाल सकते हैं इसका इंटरसेक्शन, नहीं। देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये लाइन पता है, तो क्या ये वाला पॉइंट निकाल सकता हूँ मैं, क्या होगा ये पॉइंट, ये अगर मैंने y0 डाल दिया तो x कितना आ रहा है 5,0, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने x0 डाल दिया तो y कितना आ रहा है 4, ये है 0,4, ठीक है। अब इस चीज का फायदा होगा कि ये ट्राइसेक्टेड है, मतलब तीनों इक्वल है। सो क्या मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये पॉइंट निकाल सकता हूँ, ये 1 होगा और ये पूरा ट्वाइस हो जाएगा, देखिए 2:1 का रेशियो। तो क्या आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के बता सकते हैं ये पॉइंट का कितना वैल्यू होगा, इसको और इसको यूज करना है, इसको यूज करना है, यहाँ का बताइए वैल्यू। प्लीज कैलकुलेट करके देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है कि नहीं, एंड आफ्टर दैट ये स्लोप आ रही है, आ गया। अगर स्लोप आ गई तो टैन थीटा निकाल के बताइए वैल्यू कितना आएगा। नेक्स्ट वीक फ्राइडे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, राइट, 7 नवंबर। आप कब से आना बंद कर देंगे, गिव मी एन ऑनेस्ट आंसर, क्योंकि अकॉर्डिंगली मैं प्लान करूंगा। डोंट वरी कि यू नो 7th को अगर टेस्ट है तो 6th को आएंगे क्लास में, नहीं व्हाट you'll show up every day, okay। 5th को आएंगे कि नहीं ये बताइए, 5th तक आ रहे हैं, वो गारंटीड है सबका, ठीक है। उसके बाद कोई आएंगे कोई नहीं आएंगे, डिपेंडिंग ऑन द मूड कि किसका कैसा मूड है, राइट, ठीक है, फाइन। सो आई विल टेक इट एज कि 5th ऑफ नवंबर तक सब बच्चे प्रेजेंट होंगे, बिकॉज आपका सर्कल्स का मैं अकॉर्डिंगली प्लान करूंगा। एंड सर्कल्स, इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग द चैप्टर ऑफ सर्कल्स, आई विल जस्ट फोकस ऑन दोज पार्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है पहले, ठीक है। उसके बाद अगर सर्कल्स का कुछ बचता हम एग्जाम के बाद भी ले सकते हैं, ठीक है, बट जो आपका रिलेवेंट है वो पहले पढ़ लेंगे फॉर सर्कल्स, बिकॉज देयर वुड बी मेनी पार्ट ऑफ सर्कल्स जो जेई मेंस के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है दैन द स्कूल एग्जाम, वो हम बाद में टेकअप कर सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। बट आपकी घर पे पढ़ाई चल रही है कि नहीं, एनसीईआरटी मैथ्स चल रही है ना, अच्छी तरह कीजिए। कितना नंबर लाना है इस बार, 50 का होता है या 80 का होता है, 50 लाना है पूरा, ठीक है। लास्ट टाइम भी आ गए थे कुछ बच्चों के, इट्स नो बिग डील, ठीक है। प्लीज लाइएगा 50, वर्क फॉर दैट,
कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू विद दिस। इसका आंसर बताइए फाइनली क्या आ रहा है। 30 more than हुआ ये क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन में चले। 31/40 आंसर 41 आ गया। 30/41 सॉरी। एनी इशू, एनी डाउट? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला वाला, आसान है ऑल दो। क्वेश्चन 56 कह रहा है लेट आर बी एन इंटीरियर रीजन बिटवीन द लाइंस 3x - y + 1 = 0। ओके, ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है। पहला जो लाइन है 3x - y + 1 = 0। अगर मुझे कोई भी लाइन प्लॉट करना होता है एक्स वाई एक्सिस में, कैसे प्लॉट करते हैं? पहले मैं x को 0 डाल के y का कोऑर्डिनेट निकालता हूं, अगला y को 0 डाल के x का कोऑर्डिनेट निकालता हूं। ठीक है, अगर मैं x को 0 डालता हूं तो y कितना है? 1, यानी x 0 और 1 से ये लाइन गुजरती है। दूसरा, मैं y को 0 डालूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा, कितना आ रहा है? y को 0 डाला तो x की वैल्यू आ रही -1/3। ठीक है, तो -1/3 और 0, तो ये लाइन कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है, दूसरा लाइन क्या गिवन है? लेट आर बी द एंड x + 2y - 5 = 0 containing the origin। let r be x + 2y - 5 = 0, तो y को अगर 0 डाला तो x आ गया 5, और x को 0 डाला y आ गया 5/2। 5/2 इसके ऊपर रहेगा 1 के 2.5 होते हैं कुछ 0 और 5/2, तो ये लाइन कुछ ऐसे गुजर रही है। जस्ट अ रफ आइडिया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है इफ R be the interior region between the lines this and this containing the origin। अब ये देखिए, ये जो लाइन क्रिस क्रॉस करके एक दूसरे को कट करे ना, इसका एक रीजन हो रहा है। ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, एक है, एक ये है। ठीक है, अब ये उस रीजन की बात कर रहे हैं जहां पे ऑरिजिन प्रेजेंट है, यानी ये वाला रीजन कंसिडर करने को कह रहे हैं हमें फॉर द क्वेश्चन। containing the origin the set of all values of a for which the point, एक कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है क्वेश्चन में a² एंड a+1। ठीक है, हमें सेट ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स, ऑल दिस कोऑर्डिनेट्स निकालना है सो दैट वो सेम रीजन पे लाई करे जहां पे ऑरिजिन है। मुझे इस फिगर से पता चल रहा है ऑरिजिन इन दोनों के क्रिस क्रॉस के रीजन के नीचे है, ये वाला रीजन है, क्योंकि यहाँ पे ऑरिजिन है। तो मुझे बेसिकली इस कॉम्बिनेशन के जितने पॉइंट्स